हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक विकास बैंक के रूप में। दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुई थी। यह औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों उपर्युक्त तीनों संस्थाओं के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन और मध्यमकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आईएफसीआई एक पूर्णतः विकास वित्तीय संस्थान डीएफआई की तरह कार्य करता है, जबकि अन्य दोनों आईडीबीआई आईसीआईसीआई वित्तीय विकास संस्थान के साथ साथ सामान्य बैंकिंग के रूप में भी कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का कार्य नहीं है। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को करना। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, सहकारी समितियों, कारीगरों, छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करना इन बैंकों का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त ये बैंक सरकार की ओर से छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा की मजदूरी आदि लाभ भी प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1998 1999 में। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में लागू की गई। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। इस योजना को आरवी गुप्ता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6वीं। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शिवरमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का नियमन एवं वित्तीयन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12। दोस्तों 1 अप्रैल 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय इनमें से किस बैंक के साथ हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। दोस्तों बैंक ऑफ राजस्थान निजी क्षेत्र का एक बैंक था जिसकी स्थापना वर्ष 1943 में उदयपुर में हुई थी। वर्ष 2010 में इसका विलय आईसीआईसीआई बैंक के साथ कर दिया गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांविधिक तरलता अनुपात, SLR। दोस्तों बैंकों द्वारा अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य रखे गए निश्चित अनुपात को सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात आरबीआई का मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपाय है। सांविधिक तरलता अनुपात स्वर्ण तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों एनपीए का अर्थ है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी मुख्य रकम तथा उस पर देय ब्याज 90 दिनों तक वसूल नहीं हो पाती उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में शामिल कर दिया जाता है। कृषि ऋण के संबंध में एनपीए 90 दिनों के स्थान पर फसली मौसम के आधार पर तय किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्रदान करती है उसे जमा किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक लेखा निधि में।
दोस्तों भारत का संविधान केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। पहली है राज्यों की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा है राज्यों की आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड। तीसरी है राज्यों की लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। दोस्तों राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल राशियां राज्य की लोक लेखा निधि में जमा की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। दोस्तों 12 जुलाई 1982 को स्थापित राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की साख आपूर्ति हेतु सर्वोच्च संस्था है। यह सांविधिक स्टैट्यूटरी संस्था है। यह सांविधिक संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेपो दर। दोस्तों ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है रेपो दर कहलाती है। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में अपना अतिरिक्त कोष जमा करते हैं तो उस कोष पर जिस दर से बैंकों को ब्याज मिलता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। यह मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य साधन है। हमारा अगला प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह देश में लघु उद्योगों के उन्नयन, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। यह मुद्रा योजना के संचालन के लिए धन उपलब्ध करवाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। दोस्तों वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1980 में आंध्रा बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। दोस्तों ये कथन सत्य नहीं है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक। दोस्तों सीमित देयता, लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित एवं पूर्ण देयता वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1894 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। वर्तमान में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित निधि के आधार पर मुद्रा का निर्गमन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जुलाई से जून। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है। विमल जालान समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने अपना लेखा वर्ष जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत वर्तमान लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का होगा। उसके पश्चात सभी लेखांकन वर्ष सरकार की वित्तीय वर्ष के समान 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कारपोरेट उद्योग। दोस्तों वाणिज्यिक प्रपत्र कारपोरेट निगम उद्योग के लिए साख ऋण या वित्त का स्रोत है। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों के चलन की अनुमति 27 मार्च 1989 से प्रदान की गई। वाणिज्यिक प्रपत्र एक अल्पकालिक ऋण साधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 माह से कम।
दोस्तों अवधि टाइम पीरियड के आधार पर ऋण को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों लघु अवधि ऋण 15 माह से कम पर दिए जाते हैं, मध्यम अवधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं और दीर्घ अवधि ऋण दिए जाते हैं 5 वर्ष से अधिक के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? सही जवाब होगा PLR। दोस्तों PLR प्राइम लेंडिंग रेट अथवा मूल उधार दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। मूल उधार दर वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वोपरि विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। यह बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य तीनों विकल्प भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। दोस्तों बैंकों की नकद जमा का वह निश्चित भाग जो बैंक द्वारा RBI के पास रखा जाता है, CRR नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। यदि RBI CRR में वृद्धि करता है तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। CRR में वृद्धि करने पर बैंकों को अपना संपूर्ण नकद का अतिरिक्त भाग RBI के पास रखना पड़ेगा, जिससे बैंकों के पास ग्राहकों को ऋण देने के लिए पूंजी की कमी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, RBI ने किस समिति के सुझावों पर लघु बैंक व भुगतान बैंक का प्रारंभ किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नचिकेत मोर समिति। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति गठन सितंबर 2013 की अनुशंसाओं के आधार पर बैंकिंग की नई श्रेणी भुगतान बैंक व लघु बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रारंभ किया है। नचिकेत मोर समिति का गठन वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के गठन का उद्देश्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विकल्प बी व सी दोनों। दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो का उद्देश्य सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना तथा बैंकों के गैर निष्पादनकारी ऋणों NPA की समस्या का समाधान करने के लिए सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 2016 को किया गया था और इसी दिन से इस बोर्ड ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यह संस्था बैंकों में संस्थागत सुधार हेतु लाई गई इंद्रधनुष योजना का एक भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, मिबोर क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतरबैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंकों को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इंग्लैंड में इसे लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बैंकिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि NCERT की इकोनॉमिक्स के बुक से लिए गए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं। दोस्तों सारी वीडियोस को देखें, वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।